रायपुर के एक छोटे गांव में दो भाई धीरू और भोलू रहते थे। धीरू बड़ा ही तेज तर्रार आदमी था और भोलू वो तो नाम का ही भोला था। वो असल में आलसी और कामचोर था। धीरू शादी के बाद अपने खर्चे और परिवार चलाने में व्यस्त रहता था। वहीं भोलू शादी की उम्र में भी अभी तक गैर जिम्मेदार था। एक दिन सुखिया अपने छोटे बेटे भोलू के पास आकर उसे बोलता है। अरे भोलू बेटा, अगर यूं ही खाली बैठा रहेगा तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। मेहनत कर, कुछ सीख, नहीं तो अपने भविष्य में बहुत पछताएगा। अरे पिताजी, मैं कहाँ खाली बैठा रहता हूँ। कभी कभी लकड़ियाँ ले आता हूँ, कभी कुएं से पानी भी भर लाता हूँ, घर के काम में हाथ भी बटा देता हूँ। और क्या करूँ बेटा, मैं तेरे छोटे मोटे काम करने की बात नहीं कर रहा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि धीरू की शादी हो चुकी है और अब तेरी भी शादी की उम्र हो गई है। अगर तूने कोई ठीक ठाक रोजगार नहीं पकड़ा तो तेरा रिश्ता कहीं भी तय नहीं हो पाएगा। और फिर मेरे बाद तेरा भाई तुझे संभालेगा या नहीं, ये कोई नहीं जानता। सुखिया की बातें भोलू के एक कान में जाती और दूसरे कान से निकल जाती। दूसरी तरफ धीरू की बीवी गुलाबो भोलू को देखकर जलती रहती थी। देखो जी, बाबूजी तो इस कामचोर भोलू को समझा समझा के थक चुके हैं। अब आप ही अपने छोटे भाई को समझाइए। आखिर कब तक बाबूजी जिंदा रहेंगे जो भोलू का खर्चा उठाएंगे? अब उनके बाद भोलू का सारा खर्चा हमारे मत्थे पड़ जाएगा। क्या करूं मैं जब भी उस निकम्मे को समझाने की कोशिश करता हूं पिताजी, मुझे ही डांटने लगते हैं। अब तो मैं भी इस भोलू को देखते देखते थक चुका हूं। इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कल सुबह ही मैं बाबूजी से इस बारे में बात करूंगा। धीरू अपने छोटे भाई की आदतों को देखते हुए परेशान हो चुका था। इसलिए अब धीरू अपने पिताजी से भोलू के बारे में बात करना चाहता था। अगले दिन सुबह धीरू अपने पिताजी के पास जाता है। पिताजी, मुझे भोलू के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। अरे धीरू बेटा, तुम्हें क्या बात करनी है, बताओ। पिताजी, भोलू कब तक इसी तरह खाली बैठा रहेगा? उसकी शादी की उम्र हो चुकी है लेकिन अब तक उसने कोई काम धंधा शुरू नहीं किया। फिलहाल तो आप हैं जो उसका खर्चा उठा रहे हैं, लेकिन आपके बाद हम ये जिम्मेदारी नहीं उठा पाएंगे। आखिर हमारे भी परिवार होंगे, हमारी भी ज़रूरतें और खर्च बढ़ेंगे। इसलिए मैंने सोचा है कि आप अपने जीते जी हमारी ज़मीन और संपत्ति का बंटवारा कर दें, ताकि भविष्य में मुझे कोई परेशानी न झेलनी पड़े। धीरू बेटा, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन मैं उसे फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। मुझे पूरा भरोसा है वो ज़रूर मेरी बात समझेगा। समझाना पिताजी ऐसे कब तक चलता रहेगा? छोड़ो, आपसे तो बात करना ही बेकार है। धीरू अपने पिताजी पर गुस्सा दिखाते हुए वहां से चला जाता है। फिर सुखिया अपने बड़े बेटे के इस स्वभाव को देखकर दुखी हो जाता है और चिंतित होने लगता है। इसी तरह दिन बीतते गए, लेकिन भोलू ने अपने भविष्य को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। फिर एक दिन अचानक उनके पिता सुखिया लापता हो गए। धीरू को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसके लिए सिर्फ अपनी जिंदगी और जरूरतें सबसे महत्वपूर्ण थी। लेकिन भोलू अपने पिताजी को लेकर बेहद परेशान था। वह उन्हें ढूंढने के लिए जंगल, खेतें और गांव के हर कोने में भटकता रहा। सुखिया का कहीं भी कोई पता नहीं चला। एक दिन धीरू और गुलाबो आपस में बात कर रहे होते हैं। देखो जी, बाबूजी को गुम हुए कई महीने बीत चुके हैं। पता नहीं वो कहाँ होंगे। ऊपर से इस भोलू निकम्मे को हमारे मत्थे जड़ गए। हमें अब शांति पूर्वक बंटवारा कर लेना चाहिए। हम कब तक भोलू के खर्चे चलाते रहेंगे? तुम ठीक कर रही हो गुलाबो, मैं भी यही सोच रहा हूँ। अगले दिन धीरू ने गांव के मुखिया को बुलाकर अपने घर
और संपत्ति का बंटवारा कर दिया। बंटवारे में भोलू को एक छोटा सा घर मिला, लेकिन वह घर पुराना और टूटा फूटा था। यह स्थिति इस वजह से थी क्योंकि धीरू ने अपना ज्यादातर पैसा दूसरे घर के निर्माण में लगाया था। अब भोलू अकेले उस खंडहर जैसे घर में रहने लगा। पहले कुछ दिनों तक जो रकम उसे मिली थी उससे उसका गुजारा ठीक से चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद जब वो पूंजी खत्म हो गई तब उसे लकड़ियां बेचकर अपनी जिंदगी का खर्चा चलाना पड़ा। एक दिन भोलू जंगल में लकड़ियां काट रहा होता है। अरे, इतनी खूबसूरत लड़की इस जंगल में क्या कर रही है? इसके रूप ने तो मुझे पूरी तरह अपना बना लिया है। भोलू उस लड़की को देखकर मोहित हो जाता है और लगातार उसकी तरफ देखने लगता है। इसी बीच उसे एक चीख सुनाई देती है। भोलू भागता हुआ उस लड़की के पास जाता है। तुम ठीक तो हो ना? जी मैं ठीक हूँ, बस लकड़ियाँ काटते वक्त हाथ में थोड़ा सा चोट लग गई। आप कौन हैं? मैं भोलू हूँ, पास के गांव में रहता हूँ। घर का बंटवारा होने के बाद मैं अकेला हूँ और लकड़ियाँ बेचकर अपना गुजारा करता हूँ। और आप कौन हैं? ओह, तो आप भी यहाँ लकड़ियाँ काटने आते हो। मेरा नाम देविका है और मैं अपने माता पिता को खोने के बाद अब अकेले पास के गांव में रहती हूँ। अच्छा, तो तुम भी अकेली हो? हम दोनों की जिंदगी एक जैसी ही है। हाँ, मेरी जिंदगी ने तो बहुत कुछ छीन लिया है, लेकिन अब मैं यही सोचती हूँ कि जो कुछ भी है उसे जैसा है वैसे ही अपनाना चाहिए। वैसे आप बहुत ईमानदार और मेहनती इंसान लगते हो। इस सुनसान जंगल में अगर कोई और होता तो शायद वो एक खूबसूरत लड़की को देखकर उसका फायदा उठाने की सोचता, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। आपका ये स्वभाव मेरे दिल को छू गया। देविका की बात सुनकर भोलू का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके जीवन में पहली बार किसी ने उसकी सच्ची भावना की कद्र की थी। अब देविका और भोलू जब भी जंगल की तरफ आते तो खूब बातें करते और एक दूसरे की मदद करते। धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया। एक दिन भोलू ने देविका से अपने दिल की बात कह दी। देविका, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलिए ना, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या आप सच में मुझसे शादी करना चाहते हैं? हाँ देविका, मुझे तुम पहली नज़र में ही पसंद आ चुकी थी, लेकिन जब तुम्हारे बारे में मुझे सारी बातें पता चली तो मैंने सोच लिया था कि अब मैं तुमसे ही शादी करूँगा। देखिए, आप शादी तो कर लेंगे, लेकिन क्या आप हम दोनों का खर्चा उठा पाओगे? मैं आपको और ज़्यादा तकलीफ नहीं दे सकती। देविका, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। अगर हम दोनों मिलकर कुछ करते हैं तो मुझे पूरा यकीन है हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं तो आपका जीवन भर साथ देने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे आपसे सच्चा प्यार चाहिए, वो प्यार जो मेरे माता पिता के गुजरने के बाद मुझे कभी नहीं मिल पाया। कुछ ही दिनों में भोलू और देविका शादी कर लेते हैं। अब ये दोनों मिलकर मेहनत करते और अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगते हैं। एक दिन वे जंगल में लकड़ियां काट रहे होते हैं। अरे, ये मेरे पैर के नीचे क्या है? जरा देखूं तो ये तो कोई जमीन में धंसा हुआ घड़ा लगता है। और इसके अंदर क्या है जिसका प्रकाश इतना तेज है? भोलू जमीन को खोदकर उस मटके को बाहर निकाल लेता है और फिर वो घड़े के अंदर रखे सामान को देखकर चौंक जाता है। हे भगवान, ये तो सोने चांदी से भरा घड़ा है, लेकिन ये घड़ा यहाँ कैसे आ गया? ये तो सच में सोने चांदी से भरा घड़ा है। मुझे लगता है कि ये सब हमारे अच्छे कर्मों का फल है जो भगवान ने हमें दिया है। हाँ देविका, इससे तो हमारा पूरा जीवन बदल जाएगा। हमें किसी चीज की तकलीफ नहीं रह जाएगी। भोलू और देविका उस घड़े से मिले सोने और चांदी को बेचकर अपना घर बनवाते हैं। फिर वे गांव के बेसहारा लोगों की मदद करने लगते हैं। कुछ ही समय बाद भोलू ने एक अनाथ आश्रम भी बनवाया
ताकि गांव का कोई भी दूसरा व्यक्ति उनकी तरह तकलीफ ना उठाए। एक दिन भोलू अनाथ आश्रम की तरफ जाता है। अरे, आश्रम के बाहर ये बुजुर्ग व्यक्ति कौन है? ये तो कोई देखा हुआ सा लगता है। भोलू उस बुजुर्ग के करीब जाता है। फिर उस आदमी को देखकर भोलू की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। पिताजी, आप कहाँ चले गए थे पिताजी? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। कहीं नहीं बेटा, बस जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। आज मैं गुम ना हुआ होता तो तुम्हारे जीवन में ऐसा बदलाव कभी नहीं आता। पिताजी, आप मेरे साथ चलिए, अब से आप हमारे साथ रहेंगे। अब भोलू, सुखिया और देविका एक साथ रहने लगते हैं। अब भोलू के पास सब कुछ था। उसने खुद का व्यापार शुरू कर लिया था। दूसरी तरफ धीरू का व्यापार हमेशा के लिए बंद हो जाता है। एक दिन धीरू भोलू के घर आता है। छोटे भाई, तुम कैसे हो? मैं तो बिल्कुल बर्बाद हो गया हूँ। मेरा व्यापार पूरी तरह से बंद हो गया है और अब कुछ भी नहीं बचा। समझ में नहीं आता कि कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। छोटे भाई, क्या तुम मेरी मदद करोगे? भैया, एक दिन मैं भी बिल्कुल बेसहारा था। तब आपने अपने हिस्से का ध्यान रखते हुए घर का बंटवारा कर दिया था। आज जो कुछ मैंने बनाया है वो मेरी ईमानदारी और अच्छे कर्मों का फल है। इसलिए मैं आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता। आपको खुद ही सब कुछ करना होगा। भोलू की बात सुनकर धीरू उदास हो जाता है और वहां से चला जाता है। अब धीरू पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, जबकि भोलू अपने छोटे से परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा।